आज मैं आपके लिए एक लड़की की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। सच है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। लोग अक्सर अपनों से शिकायत करते हैं, मगर मैं तो उन्हें ऊपर वाले की नेमत समझती हूँ। ये इन उन दिनों की बात है जब पापा रेलवे में नौकरी करते थे। हमारी एक बुआ जो विधवा और गरीब थी, मगर आदत की बहुत अच्छी थी। वो हमसे प्यार करती थी। पापा भी अपनी इस बहन से बहुत प्यार करते थे। पापा की तनख्वाह ज़्यादा न थी, मगर घर वालों को खुश रखने का फ़न वो खूब जानते थे। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था, तभी मैं उनकी हर बात ध्यान से सुनती और मानती थी। मगर मेरी बहन ज़रा अलग तरह की थी। वो माँ पर गई थी। उसे हमेशा ही कम पैसों की शिकायत रहती और पापा पर गुस्सा आता। कहती, ये बाप कितना जालिम है जिसने हमारी इच्छाओं को दबाया और कम पैसों में खुश रहने को कहा। हालांकि कम पैसों में खुश रहना एक नामुमकिन बात है। ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है। मैं माँ को बताती कि ये समरीन ऐसा कहती है, इसे समझाएं। पापा अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा हम पर खर्च करते हैं तो वो ईमानदारी से कमाते हैं, गलत तरीक़ों से पैसा तो नहीं कमाते। फिर भला हम उनसे क्यों शिकायत करें? ये गलत बात है। इस पर मेरी माँ खामोश हो जाती। कभी कहती कि समरीन छोटी है ना समझ है, बड़ी हो जाने पर खुद ही समझ माँ बाप की मजबूरियाँ समझ जाएगी। उससे झगड़ा ना किया करो। इस तरह वो हम दोनों बहनों की सुलह करवा दिया करती। हमारा झगड़ा अक्सर इन्हीं बातों पर होता था। तभी समरीन मुझसे ज़्यादा गुस्सा रहने लगी थी। इंटर का एग्ज़ाम दिया तो माँ ने घरदारी में लगा दिया। एक दिन चाय बनाकर पापा को देने जा रही थी कि बातें करने की आवाज़ पर रुक गई। पापा दादी से कह रहे थे कि अमरीन का रिश्ता तय हो जाए तो मंगनी कर देंगे। दादी कहने लगी, सबिहा आ जाए तो बात करते हैं। मैंने सोचा कि पापा शायद अपनी बहन से मशवरा ज़रूरी समझते हैं। मेरी बुआ का नाम सबिहा था। अभी मैं चाय की ट्रे हाथ में पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी कि माँ आ गई। मुझे डांटा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, अंदर जाकर चाय दो, ठंडी हो जाएगी। तभी मैं जल्दी से दादी के कमरे में चली गई। चाय उनके सामने रख कर अपने कमरे में वापस आ गई। दिल धड़क रहा था। सोच रही थी, ना जाने किसके साथ दादी मेरी शादी का प्लान बना रही हैं। रात भर इन्हीं सोचों में गुम रही। कॉलेज गई तब भी यही सोच कर मेरे दिल पर हावी थी। ना जाने कौन होगा, किसके पल्ले बांध रही हैं। कॉलेज से वापस आई तो सबिहा बुआ आई हुई थी। मैं समझ गई कि आज फिर मेरी शादी के मसले पर ये तीनों बैठकर बात करेंगे। सोचा कि चुप कर इनकी बातें सुन लूं, ताकि कुछ मुझे भी पता चले कि मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ किया जा रहा है। खाने के बाद माँ ने हम बहनों को कमरे में जाने का इशारा कर दिया। अब मैं दरवाजे की ओट में कुछ भी नहीं सुन सकती थी। मैं काफ़ी बेचैन रही। किचन से माँ के बर्तन उठाने की आवाज़ आई तो पानी लेने के बहाने मैं वहाँ चली गई। देखा माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इतने में दादी की आवाज़ आई। वो मुझे पुकार रही थी। मैं धड़कते दिल से गई तो मुझे देखकर बुआ खड़ी हो गई, गले से लगा लिया और फिर 500 का नोट निकाल कर देने लगी। मैंने पापा की तरफ देखा। पापा बोले, ले लो बेटी। पापा के कहने पर मैंने नोट ले लिया। तभी बुआ ने खुश होकर पापा से कहा, सरवर, अब अमरीन तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जैसे ही अरबाज की नौकरी लगेगी मैं इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगी। मैं शर्मा कर अपने कमरे में आ गई। दिल अभी तक धड़क रहा था और मुट्ठी में बुआ का दिया 500 का नोट था। तभी समरीन ने सवाल किया, क्यों बुलाया था दादी ने? मैंने मुट्ठी खोलकर नोट दिखाया। वो लोग मेरी मंगनी कर रहे हैं अरबाज के साथ। बड़ी खुश हो रही हो बेवकूफ़। ऐसे गरीब घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? भूख और प्यास से तरसती रहोगी ज़िंदगी भर, हर चीज़ के लिए। जानती हो ना कि माँ इस रिश्ते पर बिल्कुल राज़ी नहीं है। वो हम दोनों की शादी अमीर घरानों में करने के ख्वाब देख रही हैं। तुम इनकार कर दो। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं पापा को दुख नहीं दे सकती। उनकी खुशी के लिए वो जान भी दे सकती हूँ। बुआ गरीब है तो क्या हुआ? देखो ना हमसे कितना प्यार करती हैं। क्या इतना प्यार किसी गैर घर में मिलेगा? सच था कि बुआ बहुत प्यार करने वाली थी। जब से उनके शौहर की मौत हुई थी, ससुराल वालों ने किनारा कर लिया था। पापा भी अपनी कम आमदनी की वजह से उनकी कम ही मदद करते थे। वो फिर भी भाई से प्यार करती थी। दिन रात सिलाई करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी ताकि वो तालीम हासिल करके अच्छी नौकरी पर लग जाए। अरबाज बहुत नेक और फर्माबरदार बेटा था, माँ की इज्जत और हर किसी का एहसास करने वाला। तभी मैं और पापा उसे पसंद करते थे। इन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबर लेकर पास हो गई। पापा रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। माँ ने कहा, अब आगे नहीं पढ़ना, घर बैठो और घरदारी सीखो। लड़की को घर बसाने के लिए घरदारी ही आनी चाहिए। एक दिन पापा ने सबिहा बुआ की दावत की और खाने के बाद सलाह मशवरा होने लगा कि अरबाज और
अमरीन की मंगनी किस दिन करनी है। आज अरबाज भी उनके साथ आया था और मुझे बड़े प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। पापा ने बताया मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है, तो बुआ ने मुबारकबाद दी और फिर उसी दिन मेरी मंगनी की रस्म का दिन भी तय हो गया। मंगनी वाले दिन ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ पापा के पुराने दोस्त आए थे, जिनके बारे में पापा कहा करते थे कि ये मेरा इकलौता दोस्त है जो मेरे दुख सुख का साथी है और हर मुश्किल में काम आता है। मेरे पापा अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करते थे। मुश्ताक अंकल का एक प्राइवेट स्कूल था और वो एजुकेशन से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें तालीम की अहमियत का पता था, तभी उन्होंने पापा को हमें पढ़ाने के लिए राज़ी किया था। हमारी ज़िंदगी के दिन वक्त के परों पर उड़ते जा रहे थे और हम एक खुशियों से भरी ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन पापा ड्यूटी पर गए थे। अचानक फ़ोन पर खबर दी गई कि जिस ट्रेन में पापा ड्यूटी पर थे उसका हादसा हो गया है। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। ये खबर हमारे लिए जैसे क़यामत की खबर थी। मैं तो खबर सुनते ही जहाँ थी वहीं गिर गई। माँ ने चूड़ियाँ तोड़ दी और तेज़ आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। हमें पता चल गया था पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने हमारे घर की छत गिरा दी हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हमारे घर की हालात ख़राब हो गए। पापा की तनख्वाह पर गुजारा हो रहा था और अब पापा की पेंशन ही हमारा आखिरी सहारा बन गई। इतने थोड़े पैसों में घर चलाना मुश्किल था। मजबूरन मुझे पापा के दोस्त मुश्ताक अंकल के स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। बुआ हर हफ्ते आती और दिलजोई करती। ना जाने क्या हुआ कि एक दिन जब मैं स्कूल से पढ़ाकर लौट रही थी, मैंने बुआ को अपने घर से निकलते देखा। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया तो हैरत हुई कि उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी ना दिया। ना जाने ऐसी क्या बात हो गई थी कि मेरी बुआ ने इस तरह का बर्ताव किया। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो मंगनी तोड़ गई हैं। अब उसका हमसे क्या रिश्ता। उसका भाई जो नहीं रहा, उसकी मोहब्बत हमसे भाई की ज़िंदगी तक ही थी। अब वो किसी अमीर घराने से रिश्ता करना चाहती है क्योंकि अरबाज की भी नौकरी लग गई है। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। नौकरी किए बगैर घर कैसे चल पाता। पापा की मौत के बाद मैंने 4 साल नौकरी की। घर के हालात सुधर गए तो माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। इन्हीं दिनों स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ और एक इंसान चीफ गेस्ट के तौर पर आए। वो एक कम उम्र बिजनेसमैन थे। हेड मास्टर साहब ने सारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन करवाया और उनके हाथ से इनाम दिलवाए। चीफ गेस्ट मुझे बहुत देख रहा था। स्कूल में छुट्टियां हो गईं। कुछ दिन बाद मुश्ताक अंकल और उनकी बीवी ने माँ को बताया कि आपकी बेटी अमरीन के लिए एक अमीर घराने का रिश्ता आया है। ये रिश्ता उन्हीं चीफ गेस्ट का था जो कि कम उम्र बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी माँ से मेरा जिक्र किया। उनके घर वाले मुश्ताक अंकल के पास आए और मेरे बारे में जानकारी ली। माँ बहुत खुश हुई, कहने लगी अब समरीन ने पढ़ाई पूरी कर ली है, वो इसकी जगह पढ़ा लेगी। ये लोग आपके ज़रिए आए हैं तो यकीनन आपने तसल्ली कर ली होगी। फिर भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, बेटियों को आखिरकार बेहाना ही होता है। अंकल ने माँ को उस घराने के बारे में तसल्ली दी और यूं मेरा रिश्ता फराज से हो गया। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, अमीर थे मगर घमंड नाम का न था। दौलत की बजाय शराफत पर यकीन रखते थे। दिल में अरबाज को खो देने का मलाल तो था, मगर जब अच्छा शौहर मिला तो मैंने हर बात भुला दी। क्योंकि अरबाज से मंगनी ज़रूर हुई थी मगर हमारा कोई रोमांस वाला अफेयर कभी नहीं रहा था। बुआ मोहब्बत करती थी तो बस हम भी उनसे मोहब्बत करते थे। ससुराल में मेरी सास, एक नंद और एक ही देवर था। नंद ब्याहता थी तो शादी के बाद अपने शौहर के साथ लंदन चली गई। देवर का नाम फैसल था। वो मेरा हम उम्र था और इज्जत करता था। मैं उसे छोटा भाई समझती थी। वो भी भाभी के रिश्ते का एहतराम करते हुए हर बात मुझसे पूछ कर करता। मैं जो कहती वो मान लिया करता। जल्दी ही मेरी नंद ने अपनी माँ को भी लंदन बुलवा लिया। अब घर में मैं, देवर और मैं रह गए थे। पति बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में जाते थे। उन्हें इत्मीनान था कि मैं घर पर अकेली नहीं हूँ बल्कि उनके भाई के साथ हूँ। मेरी शादी को 7 महीने गुजर गए थे। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अकेले में दिल घबराता तो देवर से कहती, फैसल अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए। तुम्हारी दुल्हन आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी और मेरा दिल बहलेगा। कोई लड़की पसंद है तो बता दो। एक दिन वो बोला, भाभी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मुझे आपकी बहन पसंद है, आप उसके साथ मेरी शादी करवा दें। मैंने अपने शौहर को बताया। माँ के पास फैसल का रिश्ता लेकर गई। ऐसे में कुछ ही दिनों में मैं अपनी बहन को देवरानी बनाकर ले आई। हमारे घर की खुशियाँ दोगुना हो गईं। मैं खुश थी कि मेरी बहन आ गई, जानती ना थी कि उसकी सोच किस तरह की हो जाएगी। मसला जल्दी शुरू हो गया। वजह यह बनी कि मेरा देवर, जो मेरी बहुत इज्जत करता था, हर मामले में इज्जत देता था, ये बात मेरी बहन को पसंद न आई। वो वैसे तो चुप रहती मगर अंदर ही अंदर मेरे लिए गुस्सा पालती रही।
जब ये दोनों घूमने के लिए बाहर जाते तो मुझसे फैसल इजाज़त लेता, जैसे बेटे माँ से पूछकर कहीं जाते हैं। वो अक्सर जिद करता, भाभी आप भी हमारे साथ चलिए, घर में अकेली क्या करेंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन जलती कुड़ती है और अंदर ही अंदर अपने पति से लड़ती है कि तुम क्यों आप ही से पूछकर जाते हो, उसे कबाब में हड्डी क्यों बनाते हो। ये बात मेरे देवर ने मुझे ना बताई, वो ऐसी बातें छुपा जाता कि मुझे दुख ना हो, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। एक दिन मैं किचन से निकली तो बहन को अपने कमरे से निकलते देखा। ना जाने वो वहाँ क्या करने गई थी। खैर मुझे अपने पति को फ़ोन करना था कि वो जल्दी घर आ जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर जब मैंने मेज़ से फ़ोन उठाना चाहा तो वहाँ पर मोबाइल मौजूद नहीं था। मैंने बाहर ढूंढा मगर ना मिला। तभी समरीन कमरे में आ गई। बोली, क्या बात है, क्यों परेशान हो। मैंने कहा, गर्मी सी महसूस हो रही है, सर दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं। वो कहने लगी, अच्छा ये जूस पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने जूस पी लिया, जिससे उस वक्त तो कुछ सुकून तो हुआ, मगर फिर थोड़ी देर बाद नींद आ गई और मैं सो गई। हुआ ये था कि समरीन ने मेरा मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया था, जिस पर मुझे पति ने उसी दिन ये मैसेज किया था कि मैं रात के 11 बजे तक घर आऊँगा, एक पार्टी को डिनर कराना है। मुझे उसने नींद की गोली वाला जूस पिलाकर सुला दिया। जब शाम से रात हुई तो वो अपने शौहर से बोली कि आप ही की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक बेहोश पड़ी हैं। फैसल लगता है उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम उनके पास बैठो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ और उनको अस्पताल ले जाते हैं। क्या पता फराज भाई कब तक आएंगे, उनकी एक बिजनेस पार्टी के साथ डील चल रही है, वो डिनर पर गए हैं। फैसल मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और समरीन अपने कमरे में जाने से पहले गेट पर गई। उसने मेन गेट का लॉक खोल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। समरीन ने अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक कर दिया। फैसल ने समझा कि ऐसे ही बंद कर गई है। वो कुर्सी पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ता रहा। उसी वक्त फराज घर आ गए। ये कोई रात 11 बजे का समय था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ आए, जो बाहर से नहीं खुल सकता था जब तक हम अंदर से ना खोलते। उन्होंने नॉक किया तो फैसल ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने फराज खड़े थे। वो अंदर आए। मैं बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। तभी उन्होंने सवाल किया, फैसल तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और कमरे को लॉक क्यों किया था। फैसल बोला, मैंने लॉक नहीं किया भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि समरीन कपड़े बदलने गई थी और हम अभी भाभी को लेकर अस्पताल जाने वाले थे। हम समझ रहे थे कि शायद आप देर से आएंगे। फराज कहने लगे, मैंने फ़ोन पर मैसेज करके अपना सारा प्रोग्राम बता दिया था। किधर है फ़ोन। समरीन ने मेरे सो जाने के बाद मेरा फ़ोन मेज़ पर रख दिया था। उन्होंने फ़ोन उठाया और दिखाया कि देखो, मैंने रात 11 बजे तक आने का कहा था, ठीक समय पर आ गया हूँ। समरीन कहाँ है। ये कहकर जब वो समरीन के कमरे में गए तो देखा वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। उसने नींद की गोली खा ली थी। उसको सोता पाकर फराज का पारा चढ़ गया और छोटे भाई से उलझ पड़े। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बीवी अस्पताल जाने के लिए कपड़े बदलने गई है, पर वो तो अपने बिस्तर पर सो रही है। आखिर ये क्या मामला है। मामला कुछ न था, बस बहन से जलन का मामला था। समरीन चाहती थी कि वो राज करे, जबकि फैसल का कहना था, अमरीन बड़ी भाभी हैं, घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है तो बड़े भाई और भाभी ही बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करना जरूरी है, उनसे हर बात पूछकर उनकी मर्जी से कदम उठाना ही सही है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन मेरी जलन में इतनी आगे तक चली जाएगी। फराज हम पर शक नहीं करते थे, मगर वो झूठ पर गुस्सा जरूर करते थे। उन्हें झूठ पसंद नहीं था, खुद भी नहीं बोलते थे और ना ही बर्दाश्त करते थे। उस दिन वो यही समझे कि फैसल उन्हें झूठी कहानी सुना रहा है, जबकि उसकी बीवी अपने कमरे में सो रही है और मेरी बीवी भी सो रही है। ना जाने कमरे में वो क्यों था। बड़े भाई के आगे फैसल की जबान ना खुल सकी, मगर बीवी की मक्कारी उस पर साबित हो गई। वो दरअसल मुझे और फैसल को फराज की नज़रों में गिराना चाहती थी, शोहर को झूठा साबित करना चाहती थी, ताकि अलग घर में रहने की वजह बन जाए, आपस में भाई नाराज होकर अलग हो जाएं। वो मेरी अहमियत के एहसास से निकलना चाहती थी कि अपने शोहर के बड़े भाई और भाभी के साथ उसकी सादतमंदी उसे तकलीफ देती थी। भाइयों की मोहब्बत में दरार पड़ गई तो वो भी फैसल के दिल से उतर गई और उसने बीवी को तलाक देने की बेवकूफ़ी कर डाली। जज्बात और गुस्से में कदम उठाया, मगर माँ को इस कदर दुख हुआ कि उन्होंने फराज पर भी दबाव डाला और यूं मेरी भी तलाक हो गई। यूं मेरी बहन की जलन की वजह से हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया। अगर वो चाहती तो हम दोनों एक घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते थे। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों बहनें साथ रहने पर मजबूर हैं। दोनों नौकरी करती हैं और गुजरे वक्त को याद करके ठंडी आहें भरती हैं। फैसल लंदन चला गया और सुना है कि फराज ने दूसरी शादी कर ली है। क्या पता वो भी अपने जज्बात में किए गए फैसलों पर पछताते हों। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक अच्छी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।